वो व्यक्ति जिन्हें नेहरू के उत्तराधिकारी के तौर पर जाना जाता था, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार में हुआ, जिन्हें भारतीय राजनीति में जेपी के नाम से जाना जाता है, आज उन्हीं जयप्रकाश नारायण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। भारतीय राजनीति में जयप्रकाश नारायण का योगदान बहुत बड़ा है। उनके योगदान को हम अपने सिलेबस के अंतर्गत 3 बड़ी कैटेगरी में पढ़ेंगे। सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ अगेंस्ट जो उन्होंने आंदोलन चलाया वो, उसके बाद सामुदायिक समाजवाद का उन्होंने जो सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, और तीसरा टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का जो उन्होंने नारा दिया, उसके प्रवर्तक वो माने जाते हैं, चैंपियनिंग ऑफ टोटल रेवोल्यूशन। ये 3 कैटेगरी के अंतर्गत हम जेपी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सामुदायिक समाजवाद के सिद्धांत से हम आगे बढ़ते हुए अंत में जाएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन चलाया। जेपी का सामुदायिक समाजवाद का सिद्धांत भारत को समुदाय के समाज के रूप में देखता है, यानी कि भारत भी जो कि एक देश है वो समाज ही तो है। भारत भी एक समाज ही है जिसमें कई सारे समुदाय एग्जिस्ट करते हैं, कई सारी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती हैं। मुख्य तौर पर इसके अंतर्गत 3 चीजें इंक्लूड हैं। समुदायों का समाज है भारत, और वो कौन कौन से समुदाय हैं? वो 3 हैं। पहले समुदाय, दूसरा क्षेत्र और तीसरा राष्ट्र। भारत भी एक समाज ही है। सामुदायिक समाजवाद का सिद्धांत भारत को समाज के तौर पर देखता है जिसमें कई सारे समुदाय हैं, और उन समुदायों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो खुद ही समुदाय है, उसके बाद क्षेत्र और फिर राष्ट्र, कम्युनिटी, रीजन एंड नेशन, यानी कि राष्ट्र। ये 3 समुदायों का समाज है भारत। और यदि ये तीनों मिले, कंबाइंड टुगेदर हो जाए, एक ट्रू फेडरेशन का निर्माण होता है, यथार्थ संघ का निर्माण होता है। ये 3 चीजों से मिलकर समुदाय, क्षेत्र और राष्ट्र, इन तीनों से मिलकर बना है भारत का संघ, जिसको ट्रू कहते हैं जेपी। यथार्थ संघ का निर्माण जो हुआ है वो तीनों से ही मिलकर हुआ है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, क्योंकि भारत में बहुत सारे उस समय सभी सिनेरियो में अगर देखें, सभी क्षेत्रों में देखें, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सभी क्षेत्रों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो जरूरत थी ट्रांसफॉर्मेशन की, रूपांतरण की। ये रूपांतरण जो होगा, ये रूपांतरण होगा इंडिविजुअल का, व्यक्ति का। ये रूपांतरण, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्टेट का। ये रूपांतरण होगा सोसाइटी का। यानी कि ये 3 लोग, इंडिविजुअल, सोसाइटी और स्टेट, व्यक्ति, समाज और राज्य, इन तीनों के रूपांतरण के लिए उन्होंने टोटल रेवोल्यूशन का नारा दिया। समग्र क्रांति का ये जो नारा था, समग्र क्रांति का जो रास्ता उन्होंने बताया, ये रास्ता इन तीनों के रूपांतरण के लिए है। व्यक्ति को बदलना है, समाज को बदलना है, राज्य को बदलना है। तीनों को बदलना जरूरी है, इनका रूपांतरण होना जरूरी है। तो हमें किन किन क्षेत्रों में रूपांतरण करना होगा? तो उन्होंने बताया, नैतिक क्षेत्रों में, मोरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, एजुकेशनल, इनमें से 2-3, नॉर्मली 4 तो याद हो ही जाते हैं, 3 तो वैसे सुनते आते हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। कल्चरल भी हम सुनते रहते हैं, पॉलिटिक्स में आते रहता है, हमारे पॉलिटिकल साइंस में तीनों वर्ड आते रहते हैं कई बार। तो कल्चरल इजीली हमें याद हो सकता है, इकोनॉमिक भी इजीली याद हो सकता है, पॉलिटिकल, ये 3 तो इजीली याद हो सकते हैं। बाकी जो इसमें नया है वो है मोरल।
जेपी देख रहे थे कि उस समय के समाज में नैतिकता खोती जा रही है, समाज का नैतिक रूप से पतन हो रहा है, तो जरूरी है नैतिक रूप से रूपांतरण करने की, मोरल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। जेपी महसूस कर रहे थे कि इकोलॉजिकल तरीके से भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है, तो एक और उन्होंने ऐड कर दिया पारिस्थितिकीय रूपांतरण। एजुकेशन में तो करना ही है क्या रूपांतरण, तो शैक्षिक ट्रांसफॉर्मेशन को भी उन्होंने इसमें शामिल कर लिया। तो समग्र क्रांति के अंतर्गत इन सभी क्रांतियों को शामिल किया गया। इन सभी क्षेत्रों में क्रांति के द्वारा व्यक्ति, समाज और राज्य का रूपांतरण किया जाएगा। राजनीतिक रूपांतरण की यदि हम बात करें, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की यदि हम बात करें, तो उसके अंतर्गत उन्होंने बताया प्रतिनिधियों को वापस बुलाना, मोहल्ला और ग्राम में जो समितियां हैं उनको हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए, और जो विशिष्ट वर्ग हैं अपर के लोग, उनको राजनीति में शामिल होना चाहिए, पॉलिटिक्स में शामिल होना चाहिए, ताकि सच्ची राजनीति हो सके। तो पॉलिटिकल राइट के अंतर्गत उन्होंने ये 3 चीजों को इंक्लूड किया। द राइट टू रिकॉल, जो आपने प्रतिनिधि भेजे हैं उनको वापस बुलाने का आपका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये 5 साल के भीतर हो सकता है कि वो आपके हितों के लिए काम न करें, समाज के हितों के लिए काम नहीं करें। जिन लोगों ने उनको चुना है वो उनके हितों को ध्यान में ना रखें, तो जरूरी है कि हम उस प्रतिनिधि को 5 साल से पहले ही वापस बुला लें। द राइट टू रिकॉल काफी महत्व रखता है, उनका ये विचार आज भी काफी महत्व रखता है। ग्राम्य और मोहल्ला समितियों को महत्व, इंपोर्टेंस देना है, ताकि सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना हो सके, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो सके इंडिया में। और अपर के लोगों को क्या करने की बात कही उन्होंने, कही कि आप भी पॉलिटिक्स में क्या हो जाइए, शामिल हो जाइए। जो विशिष्ट वर्ग हैं, अपर के लोग हैं, उनको भी उन्होंने कहा कि आप विशिष्ट राजनीति में क्या हो जाइए, शामिल हो जाइए। तो पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत उन्होंने ये 3 राइट्स यहां पर बताए। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटेरियन सोशलिज्म के अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि उन्होंने भारत को समुदायों का समाज बताया, और बाकी चीजें हमने देखी कि समुदाय, क्षेत्र और राष्ट्र ये समुदायों के अंतर्गत थे। और फिर हमने देखा कि समग्र और संपूर्ण क्रांति के बारे में उन्होंने क्या बताया था। अंत में हम जाते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने जो संघर्ष लड़ा। महीना था मार्च का और साल था 1974 का। बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार, खाद्यान्न महंगाई, खाद्यान्न का अभाव, महंगाई जैसे मुद्दों पर आंदोलन शुरू कर दिया। और छात्रों ने जब इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण से निवेदन किया, तो जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, नॉन वायलेंट रहेगा, और दूसरा ये केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसको केवल बिहार तक लिमिट करना नहीं है, इसको भारत में फैलाना होगा। ये 2 कंडीशन, ये जो 2 कंडीशन थे, इसके आधार पर वो छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए। जयप्रकाश नारायण ने इस तरीके से छात्रों के इस आंदोलन का नेतृत्व किया। छात्र भी जानते थे कि जयप्रकाश का कितना बड़ा रोल है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है। आंदोलन में शामिल होने से उनके आंदोलन को और ज़्यादा गति मिलेगी, सफलता नज़दीक दिखाई देगी। छात्र बखूबी ये सब चीज़ें जानते थे। तो जयप्रकाश नारायण, जो कि नेतृत्व के लिए जाने जाते थे, उन्होंने छात्रों के इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और सबसे पहले तो उन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। कौन सी क्रांति का? टोटल रेवोल्यूशन का उन्होंने नारा दिया था। 1974, ये सन भी आपको पता होना चाहिए। फिर 1975 में उन्होंने संसद मार्च का आह्वान किया। संसद मार्च को कॉल करना, और उस समय ये जो रैली चलाई गई थी दिल्ली में,
वो उस समय की सबसे बड़ी रैली थी। इतनी बड़ी रैली का नेतृत्व तो उस समय जयप्रकाश नारायण ने किया। ये बात थी 1975 की। तो इस तरीके से जयप्रकाश ने लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक लोकपाल नाम की संस्था की भी वकालत यानी कि एडवोकेट किया। इस बात का वो हमेशा उनको गर्व रहता कि काश एक लोकपाल जैसी संस्था उनके जीते जी बन जाती। भारत में अन्ना हजारे के आंदोलन में भी इस मुद्दे को लेकर मांग उठी थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अन्ना हजारे के आंदोलन में भी लोकपाल जैसी संस्था के महत्व को समझा गया था। तो इस तरीके से जयप्रकाश नारायण को लेकर हमने ये 3 बड़े उनके योगदान पढ़े। मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बाकी जो इसको लेकर टॉपिक से है वो धीरे धीरे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। गुड बाय।